आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। तनुता का क्या कंसेप्ट होता है, पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि तनु करने का क्या मतलब है। तनु करने का मतलब है कि हमने विलेय और विलायक को मिला के विलेन बनाया, विलेय और विलायक को मिला के हमने एक विलेन बनाया, और जो विलेन बना उस विलेन को बनने के बाद उसमें दोबारा से अगर विलायक मिला दिया जाए उस प्रक्रिया को बोला जाता है तनु करना। तनु करने का मतलब है एक बार विलेन बनने के बाद दोबारा से उसके अंदर सॉल्वेंट मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको बोल दिया जाता है तनुता। ठीक है, इसको अपने समझते हैं। हमने क्या किया, एक विलेन बनाया, और विलेन कैसे बनाया, मैंने विलेय के n मोल लिए और n मोल विलेय लेके उसका V1 लीटर मैंने आयतन तैयार कर लिया। देखो एक कंटेनर दिखा रखा मैंने आपसे क्या बोला, विलेय के मोल कितने लिए, मैंने n विलेय के मोल लिए और विलेन का आयतन कितना ले लिया, V1। ये डायग्राम से देखा रखा है। सपोज ये आयतन हमारा V1 है, तो सांद्रता क्या होती है, मोल अपॉन आयतन, विलेय के मोल n हो गया, आयतन विलेन का V1, तो सांद्रता होगी n अपॉन V1। ये तो विलेन ने बना लिया। ठीक है, अब हम इसको तनु कर रहे हैं। तनु करने का मतलब क्या हुआ, हम इसके अंदर विलायक मिला रहे हैं। सपोज हमारा विलायक जल है, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसमें जल मिला दिया। देखो डाइल्यूट करने का तनु करना, इसको जल मिला दिया। हमने इसके अंदर जल मिला के इसका अंतिम आयतन कर दिया V2, तो अंतिम आयतन V2 देखो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने ये डॉटेड यहाँ तक दिखा रखे, इसमें और लेवल ऊपर कर दिया कि आयतन बढ़ जाएगा, तो अंतिम आयतन इसका हो गया V2। देखो अब आपने क्या किया, इसके अंदर विलायक मिलाया, तो विलेय पहले कितना था, n मोल थे, तो अंतिम विलेन में भी विलेय तो n ही मोल रहेंगे। इसका मतलब इस बात का ध्यान रखना, किसी विलेन को अगर तनु कर दिया जाए तो तनु करने से विलेय के जो मोल है वो अपरिवर्तित रहते हैं। तो हमने बोला विलेय के n मोल रहेंगे। हाँ, अब आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन V2 हो जाएगा। और आपको साफ पता लग रहा है कि जो V2 है वो V1 से बड़ा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो V2 है, V2 का मान V1 से बड़ा होगा। V2 का मान, ये आपका जो V2 है, इस V2 का मान V1 से बड़ा होगा। ये हमने क्या दिखा दिया, V2 V1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम सांद्रता लिखे, इस विलेन की सांद्रता लिखे, सांद्रता क्या होती है, मोल अपॉन आयतन, मोल तो n है पर आयतन हो गया V2। इसका मतलब तनु करने से पहले सांद्रता C1 है, तनु करने के बाद सांद्रता C2 है। C1 बराबर क्या लिखा, n अपॉन V1, C2 बराबर क्या लिखा, n अपॉन V2। ऊपर वाली संख्या तो दोनों जगह n है, यहाँ V1 का भाग लगा, यहाँ V2 का भाग लगा, और V2 का मान V1 से बड़ा है। इसका मतलब C2 का मान C1 से छोटा होगा, तो C2 का मान छोटा, इसका मतलब तनुता बढ़ाने पर सांद्रता का मान कम होता है। ये तो हम आपको ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन ये बात तो हम आपको पहले भी बता चुके कि सांद्रता और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आप आयतन बढ़ाओगे तो सांद्रता कम होगी, तनु करने का मतलब आयतन ही तो बढ़ा रहे ना, तो इस बात का ध्यान रखना, तनुता बढ़ाने से सांद्रता कम होती। ये तो हमने यहाँ बता दिया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, देखो तनु करने से पहले और तनु करने के बाद। तनु करने से पहले विलेय के मोल कितने n है, तनु करने के बाद विलेय के मोल कितने n है। इसका मतलब जब भी डाइल्यूशन का सवाल सोल्व करना हो एक कंसेप्ट लगा दिया करो, तनु करने से पहले और तनु करने के बाद विलेय के मोल बराबर होंगे। विलेय के मोल को या विलेय के ग्राम तुल्यांक को, क्योंकि मोल अगर बराबर होंगे तो ग्राम तुल्यांक भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या लगा दिया, देखो मैंने ये तो पॉइंट वो लिखा हमने, तनुता बढ़ाने पर सांद्रता कम होती है, तो समझ में आ गया। तनु करने पर विलेय के मोल अपरिवर्तित रहते हैं, मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तनु करने पर विलेय के मोल अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या बताया, तनुता से पूर्व विलेय के मोल बराबर तनुता के बाद विलेय के मोल, तनुता से पहले और तनुता के बाद के विलेय के मोल के बराबर कर दो। अब मोल बराबर करें तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि जो मोलरता होती है, याद है, मोलरता बराबर होती है ना मोल अपॉन आयतन। ये तो लिखते हैं मोलरता किसके बराबर है, मोल अपॉन आयतन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मोल निकाले तो मोल क्या होगा, मोलरता इंटू आयतन, इसको बोलता है m इंटू वी। तो m इंटू वी जो है ना वो होता है बेसिकली मोल। इसका मतलब तनु करने से पहले तो हमने बोल दिया मोलरता m1 है, आयतन v1 है, तो m1 v1, और तनु करने के बाद मोलरता होगी m2, आयतन हो गया v2। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं m1 v1 बराबर m2 v2। तो m1 v1 बराबर m2 v2 का मतलब m1 v1 क्या है, तो तनु करने से पहले के विलेय के मोल है m2 v2, तनु करने के बाद विलेय के मोल है। मैंने आपसे बोला ना, तनु करने से पहले और तनु करने के बाद विलेय के मोल भी बराबर होंगे और ग्राम तुल्यांक भी बराबर होंगे। तो जैसे हमने मोल निकाले ना, ऐसे हम ग्राम तुल्यांक भी निकाल सकते हैं। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता के फॉर्मूले से, याद है नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है ना विलेय के ग्राम तुल्यांक, ये तो होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन आयतन, यही तो फॉर्मूला लिखा जाता है। अगर आपको ग्राम तुल्यांक निकालना है तो ग्राम तुल्यांक क्या होगा,
आयतन इंटू नॉर्मलता। इसका मतलब अगर हम लिखते हैं ना n इंटू वी, तो n इंटू वी का मतलब ग्राम तुल्यांक होता है, m इंटू वी का मतलब मोल होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने तनु करने से पहले और तनु करने के बाद मोल बराबर कर दिए, या तनु करने से पहले और तनु करने के बाद के ग्राम तुल्यांक को बराबर करके भी आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट बता दिया। ये कॉन्सेप्ट लगा के ही हम डाइल्यूशन का सवाल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये जो कॉन्सेप्ट समझाया, अब इस कॉन्सेप्ट का मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। देखो इसका क्वेश्चन लिखा हमने 0.1 mSCl के 10 मिलीलीटर विलियन में, समझना 0.1 mSCl के 10 मिलीलीटर विलियन में 990 मिलीलीटर जल मिला दिया जाए। जल मिलाने का मतलब वही तनु कर दिया जाता है। हमसे बोला अंतिम विलियन का पीएच क्या होगा। अब देखो तो अपन क्या काम करें, तनुता वाला सवाल है तो हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं N1V1 बराबर N2V2। वैसे HCl है ना, तो HCl के लिए तो आप चाहे नॉर्मलता लिखो या मोलरता लिखो, बात एक ही, क्योंकि इसका ग्राम तुल्य, इसका N फैक्टर या वैलेंस फैक्टर एक होता है। N1V1 बराबर N2V2। N1V1 तनु करने से पहले, N2V2 तनु करने के बाद। तो तनु करने से पहले देखो HCl की नॉर्मलता इसने दे रखी, मोलरता 0.1। अगर मोलरता 0.1 है तो यार नॉर्मलता भी 0.1 होगी, क्योंकि इसका वैलेंस फैक्टर एक होता है। तो इसकी जगह लिखा मैंने 0.1 इंटू V1 आयतन प्रारंभ में कितना ले रखा है 10 मिलीलीटर, इंटू ये हमको याद करना है, इंटू V2 इसने क्या बोला, इसमें 990 ml जल मिला दिया। तो 10 ml तो पहले था, 990 और मिला दिया, तो अंतिम विलियन तो क्या हो जाएगा 1000 लीटर, ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एक काम करते हैं, N2 का मान निकाल लेते हैं। ये N2 का मान निकाले तो N2 का मान कितना आएगा, 0.1 इंटू 10 किया तो 0.1 इंटू 10 तो 1 बनेगा, 1000 का भाग लगाया तो यह आ जाएगा 10 टू पावर -3। यहाँ तक समझ में आ गया, ये नॉर्मलता आ गई। अब आप कहेंगे कि जो सर नॉर्मलता आ गई, ये H+N की सांद्रता ही है, OH क्या है यार, ऑब्वियस सी बात है, HCl है, HCl को तनु करेंगे तो तनु करने से ऐसा थोड़ी ना कि अम्ल को तनु करेंगे तो क्षार बन जाएगा, अम्ल को तनु करेंगे तो रहेगा तो अम्लीय है ना, बस ये जरूर है सांद्रता बदल जाएगी। इसका मतलब तनु करने के बाद अम्ल था, HCl था, तनु किया तो आएगा तो अम्लीय है ना। इसका ये जो नॉर्मलता है, ये किसकी नॉर्मलता है, अम्ल की नॉर्मलता का मतलब ये उसके H+N की नॉर्मलता। तो हम क्या लिखेंगे, H+N की नॉर्मलता कितनी आ गई 10 टू पावर -3। इसको देख के हम पीएच लिख सकते हैं ना, पीएच का मान आ जाएगा 3। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे पीएच इक्वल टू 3। सॉरी, आंसर देंगे पीएच इक्वल टू 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक विलियन का पीएच मान 5 है, एक विलियन का पीएच मान 5 है, इस विलियन को 100 गुना तनु कर दिया जाता है। अंतिम विलियन का पीएच ज्ञात करो। विलियन का पीएच कितना दे रखा, 5 पीएच का मतलब ये अम्ल है। चले जी, क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूं मैं। हमसे बोला विलियन का पीएच कितना है, 5 है। जैसे विलियन का पीएच 5 बोला, हमने बोल दिया यार इसके H+N की जो सांद्रता है ये तो फिर 10 की घात -5 आ जाएगी। ये 10 की घात -5 इसके H+N की सांद्रता आ गई। इस विलियन को H+N की सांद्रता होगी 10 की घात -5। हमसे क्या बोला, इस विलियन को 100 गुना तनु कर दिया गया। अभी समझाया था, तनुता करने पर सांद्रता कम होगी, तनुता 100 गुना तनु करोगे तो सांद्रता 100 गुना कम होगी, 1000 गुना तनु करोगे तो सांद्रता 1000 गुना कम होगी। अभी सांद्रता कितनी है, 10 की घात -5 है। इसको तनु करके कितना तनु कर दिया हमने, 100 गुना तनु कर दिया। वैसे बोल सकते हैं ना, देखो पहले H+N की सांद्रता H+1 ये हमारे पास में कितना है 10 टू पावर -5 है। अब हमने इसको 100 गुना तनु कर दिया तो हमारे पास में जो अब 100 गुना तनु कर दिया तो H+N की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 100 गुना कम हो जाएगी। 100 गुना कम का मतलब 10 की घात -5 है तो इससे हो जाएगी 10 की घात -7, 10 की घात -7 हो जाएगी। इसको देख के अगर हम पीएच लिखे तो पीएच बराबर इसका 7 पीएच आ जाएगा। देखो अब पीएच बराबर 5 है, पीएच बराबर 5 का मतलब अम्ल है, पीएच बराबर 5 का मतलब क्या, ये अम्ल था। और अंतिम विलेन पीएच बराबर 7 आ गया, यानी उदासीन हो गया। इसका मतलब यार ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अम्ल है उदासीन, आप उसको तनु भी कर देंगे तो रहेगा तो अम्ल ही है ना। इसका मतलब इसका पीएच 7 तो नहीं होगा, 7 से कुछ कम आएगा। तो अब हम क्या करें, मैंने आपको बताया था कोई अम्ल हो और उसका पीएच 7 आ जाए तो इसका मतलब जल का H+N जोड़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी वही काम करना पड़ेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, हमारे पास जो H+N की नेट सांद्रता होगी वो कितनी होगी, 10 की घात -7 तो हमको यहाँ से मिल गया।
ये तो 10 की घात -7 तो ये हो गया। जल का H प्लस आयन लेना पड़ेगा, जल का H प्लस आयन होता है 10 टू पावर -7, जोड़ दिया, इसको सोल्व करें तो आता है 2 × 10 टू पावर -7 आ जाएगा। ठीक है, इसको देख के अगर इसका पीएच निकाला जाए, पीएच आता है 7 माइनस log2 होता है 0.30, आंसर देंगे 6.7। ये लीजिए आंसर इसके लिए 6.7, आंसर है 6.7। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, इसका आंसर 7 टिक कर देंगे। मैंने आपसे बोला था अम्ल है और उसका पीएच अगर 7 आ गया तो क्या करना है, आपको जल के H प्लस आयन को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर देंगे, इसका आंसर आता है 6.7। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक विलेन का पीएच मान 2 है, एक विलेन का पीएच मान 2 है, इस विलेन को 100 गुना तनु कर दिया जाए तो अंतिम विलेन का पीएच ज्ञात करो। पीएच मान कितना दे रखा 2, देखो अगर पीएच 2 दे रखा है, पीएच 2 का मतलब ये हो गया इसके H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता होगी भैया 10 की घात -2, ये हो गया H प्लस आयन की सांद्रता। अब हमसे क्या बोला, 100 गुना तनु कर दिया, 100 गुना तनु कर दोगे तो सांद्रता 100 गुना कम हो जाएगी। पहले सांद्रता कितनी है, 10 की घात -2, अब नई H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता 2, ये क्या हो जाएगी 100 गुना कम का मतलब 10 की घात -4 हो जाएगी। ठीक है, इसको देख के हम पीएच लिखे तो पीएच का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आंसर देंगे पीएच बराबर 4। अब आप कहेंगे सर आपने इसमें तो जल तो जोड़ा ही नहीं, तो इसलिए नहीं जोड़ा भैया, पीएच मान 2 का मतलब अम्ल था और अब 4 आ गया, इसका अभी भी अम्ल है, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता 2 था और इसका उत्तर आ जाता 7 या 7 से ज्यादा आ जाता तो फिर मैं जल के H प्लस आयन जोड़ देता। ठीक है, तो जल के H प्लस आयन करके जोड़ता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कोई अम्ल का सवाल हो और पीएच निकालनी हो और उसका उत्तर 7 या 7 से ज्यादा आ जाए तो जल का H प्लस आयन जोड़ना है। और अगर कोई क्षार का क्वेश्चन दे रखा है और उसका आंसर पीएच बराबर 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए तो जल के OH आयन को जोड़ना होता है, अदरवाइज जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सवाल और लिया हमने, 10 की घात -3 m एसिटिक एसिड विलेन का पीएच क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एसिटिक एसिड दे रखा है 10 की घात -3, तो इसको देख के मैंने क्या लिख दिया, H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 10 टू पावर -3 m, इसको देख के हम पीएच क्या लिखेंगे 3, ये पीएच 3 उत्तर देंगे पहला। ऐसा काम आप करोगे और आपने ये काम गलत कर दिया। कारण क्या है, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, ये हमने किया ना और ये हमने गलत सॉल्यूशन कर दिया। एसिटिक एसिड क्या यार, ये तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना है, स्ट्रॉन्ग होता है तभी तो अम्ल की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता बराबर होगी, क्योंकि वहां अल्फा 100% होता है, पर यहाँ पर तो क्या होगा, अल्फा लेस देन 100% होगा, तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या लिखेंगे, यहाँ हम जो H प्लस आयन की सांद्रता है ना वो C थोड़े ना होगी, यहाँ H प्लस आयन की सांद्रता होगी C इंटू अल्फा। C तो ये रहा 10 टू पावर -3, अल्फा का मान कुछ तो होगा ना, जो भी होगा उसकी वजह से होगा क्या, H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो कितनी आ जाएगी, H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो 3 तो नहीं आएगी, मतलब 10 टू पावर -3 तो नहीं आएगी, इससे कुछ कम आएगी। इसका मतलब इसका जो पीएच होगा ना वो पीएच 3 नहीं होगा। या वैसे बता देते हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो इसका पीएच 3 होता और वीक है तो इसका पीएच 3 नहीं होगा। आपको पता है दुर्बल का पीएच ज्यादा होता है ना प्रबल के कंपैरिजन में, इसका मतलब इसका अगर हम सोल्व करें तो इसका जो पीएच मान है एग्जैक्ट कितना आएगा वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि इसने ना तो के दिया ना इसने अल्फा दिया, पर ये पक्का है उत्तर 3 से ज्यादा ही आएगा। 3 तो तब आता जब ये स्ट्रॉन्ग होता, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा एग्जैक्ट कितना होगा, पर जो भी होगा वो होगा 3 से ज्यादा। रीजन क्योंकि वहां पर अल्फा की वैल्यू कुछ तो रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, इसलिए इसका आंसर देंगे 3 से 3। ऐसा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन जब आए ध्यान से पढ़ लेना भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड दे रखा है। स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट हो जाएगा, और वीक का सवाल है तो H प्लस आयन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, H प्लस इक्वल टू C अल्फा करके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लिया हमने, 0.1 NaCl के 1 मिलीलीटर विलेन को 1 लीटर NaCl विलेन में मिला दिया जाता है, अंतिम विलेन का पीएच ज्ञात करो। अब देखो आपने क्या क्या मिला है, आपने 0.1 NaCl का 1 मिलीलीटर है, इसको आपने 1 लीटर NaCl के अंदर मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया है। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 की जगह मैंने क्या लिखा, 0.1 लिखा, V1 की जगह 1 मिलीलीटर लिखा। अब मैं आपको बता देता हूँ, 1 लीटर आपने NaCl लिया, NaCl सुनो जरा, जो NaCl है ना, NaCl एक लवण है, NaCl एक लवण है और ये किससे मिलके बना हुआ है, ये NaOH और HCl से मिलके बना होता है।
NaOH जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका मतलब ये जो लवण है, ये लवण होता है, इसका जो लवण का विलयन है वो उदासीन होता है, इसका पीएच 7 होता है, इसका पीएच 7 होता है। पीएच 7 होने का मतलब उदासीन है, उदासीन तो जल भी होता है। इसका मतलब एक तरह से ये हुआ 1 लीटर NaCl के अंदर मिलाया तो 1 लीटर NaCl के अंदर मिला है ना, एक तरह से मैं इस NaCl को जल मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि पीएच इसका भी 7 है और वाटर का भी 7 पीएच होता है, न्यूट्रल होता है। एक तरह से देखा जाए तो हम पानी में ही मिला रहे। पानी में मिलाने का मतलब क्वेश्चन हमारे तनुता का बन गया और तनुता का सवाल में N1 बराबर N2V2, N2 क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। और V2 क्या लिखे, देखो 1 मिलीलीटर इसका है, आपने इसका 1 लीटर लिया, 1 लीटर का मतलब 1000 ml प्लस 1 ml, ये हो जाएगा 1001 ml। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से अगर हम N2 ज्ञात करें तो N2 का माना जाता है 0.1 अपॉन 1001। 1001 को आप लगभग 1000 ही मान सकते हैं। ये लीजिए मैंने लगभग इसको 1000 मान लिया है, ठीक है। इसको सोल्व करें तो ये जो भी नॉर्मलता आ गई ये H प्लस आयन की आएगी ना, और ये लगभग आती है 10 टू पावर -4, यानी जो पीएच होगा ना इसका वो लगभग 4 के बराबर इसका पीएच आ जाता है। इसका पीएच मान आता है लगभग 4, अप्रोक्स 4 इसका पीएच मान आता है, ठीक है। एक सवाल और लिया हमने, आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर विलेन का पीएच 2 दे रखा है, विलेन का पीएच मान 5 करने के लिए इसमें कितने लीटर जल मिलाया जाएगा। समझो आपसे बोला 1 लीटर विलेन है, इसका पीएच दे रखा है हमको 2, पीएच 2 का मतलब H प्लस आयन की सांद्रता दे रखी 10 की घात -2, कितना जल मिला है कि उसका पीएच कितना हो जाए 5 हो जाए। मतलब पहले पीएच कितना दे रखा, पीएच दे रखा हमको 2, पीएच 2 का मतलब एक तरह से H प्लस 1 जो है ना उसकी सांद्रता का मान दे रखा 10 टू पावर -2n। अब हमसे इसका पीएच कितना करवा रहा है, इसका पीएच करवा रहा है 5, ये लीजिए इसका पीएच 5 करवा रहा है। इसका मतलब H प्लस आयन की जो सांद्रता है H प्लस आयन 2 ये दे रखी है 10 टू पावर -5 करवा रहा है, कितना जल मिलाया जाएगा। तो हम इसको लगा देते ना N1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा into V2 हो जाएगा। N1 की जगह रखा मैंने 10 टू पावर -2, V1 का इसका 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। N2 कितना दे रखा है 10 टू पावर -5 दे रखा है into V2, ये अंतिम आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ से V2 का मान निकाल के देखें, यहाँ से अगर हम V2 का मान निकाले तो V2 का मान आ जाता है 10 टू पावर -2 into 1000, ये बनेगा 10 और 5 ये बन जाएगा 10 टू पावर 6 मिलीलीटर, ये तुम्हारा अंतिम आयतन आ जाएगा, ठीक है। सवाल में क्या बोला, अब कितने लीटर जल मिलाओगे। अब जल कितना मिलाया तो प्रारंभिक आयतन कितना था 1 लीटर था, अंतिम आयतन 10 की घात 6 मिलीलीटर, 10 की घात 6 मिलीलीटर का मतलब 1000 लीटर हो गया। अंतिम आयतन आपका 1000 मिलीलीटर हो गया ना। इसका मतलब 1 लीटर तो आयतन पहले था, अंतिम कितना हो गया 1000 लीटर। इसका मतलब आपने जल मिला दिया इसमें 999 लीटर, ठीक है। तो जल का आयतन अगर देखें तो जल का आयतन कैसे निकालते हैं, अंतिम आयतन कितना हमारे पास में 1000 लीटर, इसमें से 1 को माइनस कर दें तो आंसर देंगे 999 लीटर, 999 लीटर इसका अंदर हमने जल को मिला दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन आता है ना तो इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन के अंदर मान के चलो पहला ऑप्शन 1000 लिखा रहता है और हम जल्दबाजी में देखते नहीं है और 1000 पे टिक कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि उसने अंतिम आयतन बोला है या क्या बोला है। तो उसने बोला कितना जल मिला है, तो जल तो यार हमने 999 लीटर ही मिला है ना, तो क्वेश्चन का आंसर देंगे 999 लीटर, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब देखो अब मैं दूसरा कंसेप्ट समझा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या करता है वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देता है और आपसे बोलेगा ये इतने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए, अंतिम मिलन का पीएच क्या होगा। या ये भी हो सकता है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेस मिला के अंतिम मिलन का पीएच पूछे। कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के हमसे अंतिम मिलन का पीएच पूछ लेता है। तो अब हम आपको बता रहे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए, या स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिए, या स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मिला दिए, ये जो मिला रहा हूँ ये सब स्ट्रॉन्ग मिला रहा हूँ। तो इनमें क्या कंसेप्ट लगेगा, इनके अंतिम मिलन का पीएच कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस कर रहे। हमने लिख दिया कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और एसिड बेस। मतलब
आप स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड मिला सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग बेस बेस मिला सकते हो, और आप स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मिला के और उनको मिलाने के बाद उनका पीएच कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसके भी मैंने डिफरेंट पॉइंट लिए। पहला पॉइंट ले लिया मैंने पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड। आपने एसिड ही मिला दिए, सारे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ही मिला दिए। अब सारे एसिड मिला दोगे, मैंने मान लिया पहला एसिड जो है उसकी नॉर्मलता N1 है, दूसरे की N2 है, तीसरे की N3 है, और पहले का आयतन V1, दूसरे का आयतन V2 और तीसरे का आयतन V3। तो इसका सारे एसिड मिला रहे, तो क्या करो, सबके ग्राम तुल्यांक जोड़ दो। तो फॉर्मूला लगा देना है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। ये सब कब जुड़ेंगे, जब सारे एसिड हो बराबर N into V। N1V1 क्या है, फर्स्ट एसिड का N1 उसकी नॉर्मलता और V1 उसका आयतन, N2V2 दूसरा जो एसिड लिया आपने उसकी नॉर्मलता और V2 उसका आयतन। यहाँ जो N है, N क्या है, अंतिम विलयन की नॉर्मलता। अब सारे एसिड मिला रहे हैं तो अंतिम विलयन भी अम्लीय होगा, तो N का मतलब वहां ये आ जाएगा उस अंतिम विलयन की नॉर्मलता का मतलब H+N की सांद्रता। ये लिखा ना N क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, या ऐसे बोल सकते अंतिम विलयन में H+N की सांद्रता, यानी जो N आएगा वो N आ जाएगा अंतिम विलयन का H+N की सांद्रता। और यहाँ जो V है अंतिम विलयन का आयतन, और अंतिम विलयन का आयतन मतलब सबका आयतन जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। ये लीजिए। अब ये तो आपने क्या किया, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए। ये भी तो कर सकते थे ना, सारे स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते तो बेस है कायम होता। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ बेस, सारे स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिए। वहां पे भी सेम, सारे एक जैसे मिला रहे ना, तो सबके ग्राम तुल्यांक को जोड़ना है, चाहे सारे स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ या चाहे सारे स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ। तो वही तरीका N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल टू N into V। अब यहाँ पर N1V1 क्या है, तो N1V1 आपने जो फर्स्ट क्षार लिया उसकी नॉर्मलता N1 है और उसका आयतन V2 है। N2V2 क्या होगा, दूसरे नंबर का जो क्षार है उसकी नॉर्मलता है और उसका आयतन है। ठीक है, तो यहाँ पर N क्या बनेगा, N बनेगा अंतिम विलयन की नॉर्मलता। सारे बेस मिला रहे हो तो अंतिम विलयन आपका क्षारीय होगा, तो अंतिम विलयन की नॉर्मलता का मतलब OH की सांद्रता। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो नॉर्मलता हमको मिलेगी वो डायरेक्ट H+N की नॉर्मलता मिलेगी, और यहाँ जो नॉर्मलता मिलेगी वो डायरेक्ट हमको मिलेगी OH की सांद्रता। तो अंतिम विलयन में OH की सांद्रता, और जो V है, V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, अंतिम विलयन का आयतन। ये अंतिम विलयन का आयतन है। फॉर्मूला वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सारे एसिड है तो सारे ग्राम तुल्यांक जोड़ दो, सारे बेस है तो भी ग्राम तुल्यांक जोड़ दो। हाँ, अगर एक एसिड बेस है, एक एसिड है और दूसरा बेस है, दोनों को मिलाएंगे तो फिर उदासीकरण होगा। तो तीसरा पॉइंट वही ले रहा हूं मैं। तीसरा लिया मैंने पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड बेस। अब एसिड बेस को मिला दिया, तो एसिड बेस को मिलाने में होगा क्या, अम्ल क्षार एक दूसरे को उदासीन करेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने NaVA, A फॉर एसिड और B फॉर बेस। NaVA का मतलब है अम्ल के ग्राम तुल्यांक, NbVB का मतलब है क्षार के ग्राम तुल्यांक। तो क्या करना है, मान लो आपने बहुत सारे एसिड मिला दे, बहुत सारे बेस मिला दिए, तो सारे एसिड को जोड़ लो और उन सारे एसिड को जोड़ के उनके ग्राम तुल्यांक जोड़ लो, सारे बेस को उनके ग्राम तुल्यांक जोड़ लो। तो एसिड के ग्राम तुल्यांक आगे, बेस के ग्राम तुल्यांक आगे, दोनों को माइनस कर दो। ये लिखा ना NaVA माइनस NbV इक्वल टू N into V। अब देखो, अब किस में से किसको माइनस करेंगे, तो सीधा सीधा फंडा तो ये है, एसिड बेस में से जिसके भी ग्राम तुल्यांक ज्यादा हो उसमें से माइनस करना है। जैसे मान लो अम्ल के ग्राम तुल्यांक ज्यादा है तो अम्ल में से क्षार को माइनस कर दो, अगर क्षार के ग्राम तुल्यांक ज्यादा है तो क्षार में से अम्ल को माइनस कर दो, और जिसके ग्राम तुल्यांक ज्यादा होगा अम्लीय विलयन उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लो अम्ल के ग्राम तुल्यांक ज्यादा है, क्षार के कम है, तो अंतिम विलयन होगा अम्लीय, यानी जो N आएगा ये आएगा H+N की सांद्रता। अगर मान लो क्षार के ग्राम तुल्यांक ज्यादा है तो अंतिम विलयन होगा क्षारीय, इस N का मतलब आएगा क्षार की नॉर्मलता यानी OH की सांद्रता। तो हमने फॉर्मूला लिखा NaVA माइनस NbVB इक्वल टू N into V। अगर मान लो NaVA का मान NbVB से ज्यादा है तो हम बोलेंगे अंतिम विलयन अम्लीय होगा। अगर NaVA का मान NbVB से कम है अंतिम विलयन क्षारीय होगा। अगर NaVA का मान NbVB के बराबर है तो अंतिम विलयन उदासीन होगा। ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये तो हमने आपको थ्योरी वगैरह समझा दी है, बिना क्वेश्चन के तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि कंसेप्ट तो क्वेश्चन सोल्व करने से ही एकदम क्लियर होता है। आइए सवाल सोल्व कर रहे थे आपको। देखिए जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन लाया हूं मैं। पहला क्वेश्चन है 100 मिलीलीटर N/10 HCl, 200 मिलीलीटर M/20 बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा 300 मिलीलीटर M/10 NaOH को मिलाकर अंतिम विलयन 1 लीटर कर दिया गया है। अंतिम विलयन का पीएच ज्ञात करो। आपको पूछा जा रहा है अंतिम विलयन का पीएच मान कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, अब पहले ये देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपने सारे अम्ल मिलाए या सारे क्षार मिलाए या अम्ल क्षार मिला दिए। देखो HCl की बात करें, HCl एसिड होता है,
बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा और NaOH भी बेस होगा। इसका मतलब इसके एसिड बेस दोनों मिला दें। एक एसिड है और दो बेस है, एक तो एसिड है और दो बेस है। तो आप एक काम करो ना यार, एसिड के ग्राम तुल्यांक अलग से निकाल लो और बेस के ग्राम तुल्यांक अलग से निकाल लो। तो अगर एसिड के ग्राम तुल्यांक निकाले, एसिड के ग्राम तुल्यांक लिख दूं मैं NaVa। एसिड का ग्राम तुल्यांक क्या होगा? N इंटू V। नॉर्मलता कितनी है? 1/10। आयतन कितना है? 100। इसका मतलब ये आ जाएगा इसके लिए 10। हमने जो आयतन है ना, आयतन किस में लिया? आयतन हमने मिलीलीटर में लिया। इसका मतलब हमने मिलीग्राम तुल्यांक निकाल लिया। चलो जी क्षार के लिए बात करते हैं। क्षार के लिखा हमने NbVb निकालते हैं। देखो अब NbVb क्या होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसकी मोलरता कितनी है? 1/20 इसकी मोलरता है। नॉर्मलता में बदले 200 मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मलता होगी। आयतन इसका 200, ये तो इसका आ गया मिलीग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक नहीं है, ये मिलीग्राम तुल्यांक है क्योंकि आयतन मिलीलीटर में ले रखा है। अच्छा एक और क्षार दे रखा है, इसकी मोलरता 1/10 है, पर इसका वैलेंस फैक्टर 1 है क्योंकि NaOH है। 1 से गुणा कर दिया इंटू ये 300। इसको सोल्व करें ये कितना आ जाएगा? ये 30 और इसको देखें 0 और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ जाता है 20 और 30 आ जाएगा 50। ये 50 आ जाएगा। तो इसको देखने से पता लग रहा है कि जो अम्ल है, अम्ल के ग्राम तुल्यांक कितने? अम्ल के ग्राम तुल्यांक तो, अम्ल के मिली तुल्यांक तो भैया 10 है और क्षार के मिली तुल्यांक 20 है। तो क्षार की ज्यादा है तो हम इसको ऐसे लिख देना NbVb माइनस NaVa इक्वल टू N इंटू V। NbVb इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 50, इसकी जगह लिखा मैंने 10 इक्वल टू N हमको ज्ञात करना है इंटू V। अंतिम आयतन 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर आ जाएगा। ये 1000 मिलीलीटर। अब देखो अंतिम विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो जो नॉर्मलता है वो डायरेक्ट किसकी आ जाएगी? OH आयन की सांद्रता। तो यहाँ से देखने से पता लगा OH आयन की सांद्रता 50 में से 10 माइनस किया तो 40, 40/1000, तो ये आ जाएगा 4/100। यानी इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 10⁻⁻²। इससे अगर हम pOH निकालें तो pOH का मान आ जाता है 2 माइनस log 4। अगर हम pH का मान निकालें तो ये आ जाता है 14 में से माइनस किया तो ये बन जाएगा 12 प्लस log 4। 12 log 4 होता है 0.60। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 12.60। ये क्वेश्चन का आंसर है 12.60। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, pH बराबर 3 तथा pH बराबर 5। pH बराबर 3 का मतलब अम्ल है, pH बराबर 5 का मतलब अम्ल है दोनों वाले दो विलयन के समान आयतन को मिला दिया जाता है। अंतिम विलयन का pH याद करो। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला? एक है pH बराबर 3, ये pH बराबर 3 है। इसका मतलब pH बराबर 3 का मतलब ये एसिड है जिसके H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻³ है, 10⁻³ है। दूसरा क्या बोला? pH बराबर क्या दे रखा? 5 दे रखा। pH बराबर 5, इसका मतलब सेकंड वाला भी एसिड है और जिसके H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻5 दे रखी है, -5 दे रखी है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला? दोनों का समान आयतन मिला दिया। समान आयतन मिलाने का मतलब माना पहले वाले का भी V मिलीलीटर है तो दूसरे वाला जो है उसका भी V मिलीलीटर। समान आयतन मिला रहे ना, दो अम्ल मिला रहे तो सीधा सीधा कंसेप्ट लगा देते हैं N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N इंटू V। N1V1 ये इसको लिखा मैंने 10⁻³ इंटू V प्लस 10⁻⁵ इंटू V इक्वल टू N इंटू V प्लस V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2V आ जाएगा। V से सारे V कैंसिल हो गए। इसको देखा जाए तो जो नॉर्मलता है, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, नॉर्मलता का मतलब H प्लस आयन की सांद्रता आएगी क्योंकि दोनों अम्ल मिलाए जा रहे हैं। ये आ जाता है 10⁻³ प्लस 10⁻⁵ अपॉन 2। यहाँ तक हम पहुंच गए। इसको सोल्व करके वैसे लिख सकते हैं 1/2 जो है 1/2 को लिखा मैंने 0.5 और ब्रैकेट में से 10⁻³ मैंने कॉमन ले लिया। ये लीजिए 10⁻³ कॉमन ले तो मेरे पास बच जाता है 1 प्लस 0.01। यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन की सांद्रता आ जाती है 0.505 इंटू 10⁻³ आ जाता है। या हम ऐसे लिख सकते हैं हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता आ जाती है 5.05 इंटू 10⁻⁴ आ जाता है। इसको देख के हम pH अगर लिखे तो pH इक्वल आ जाता है 4 माइनस log 5। ठीक है, और log 5 होता है 0.7
0.7, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 4 - 0.7, आंसर आ जाएगा लगभग 3.3। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है पीएच बराबर 3.3। इस क्वेश्चन का आंसर है 3.3। ऐसा हो जाए। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट, पीएच बराबर 1, पीएच बराबर 1 बोलते हमको याद आ गया ये एसिड है और एसिड है और इसके H+N की सांद्रता आ जाएगी 10⁻⁻1। ये लीजिए। दूसरा क्या मिला दिया, पीएच बराबर 8, जैसे बोला पीएच बराबर 8 बोलने का मतलब यार ये तो क्षार हो गया और इसका पीएच अगर 8 है तो जो पीओएच है, इसके पीओएच का मान कितना होगा 6, यानी OH आयन की सांद्रता आ जाएगी 10⁻⁻6। ये लीजिए यहाँ तक पहुंचने पर। अब इन दोनों को मिला दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है देखो अब क्या हुआ, एक तरह से अम्ल और क्षार दोनों मिला दिए। अम्ल की सांद्रता कितनी है 10⁻⁻1 है और क्षार की सांद्रता 10⁻6। 10⁻6 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 10⁻6 इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 10⁻1। तो 10⁻1 की तुलना में 10⁻6 क्या नेग्लिजिबल है, तो हम ये मान लेंगे। इन दोनों को मिलाने पर OH आयन को अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो हम बोल देंगे अंतिम विलयन के अंदर जो H+ आयन की सांद्रता होगी वो हो जाएगी 10⁻1। तो हम इसका आंसर देंगे pH = 1। ये लीजिए आंसर दिया हमने, pH = 1 pH आंसर देना है इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट, pH बराबर 1 तथा pH बराबर 13। देखो pH बराबर 1 जैसे हमसे बोला गया pH बराबर 1, pH बराबर 1 का मतलब एसिड ले रहे हैं जिसके H+ आयन की जो सांद्रता है, H+ आयन की सांद्रता वो 10⁻1 आ गया। अब दूसरा हमने क्या लिया, pH बराबर 13 ले लिया है। pH बराबर 13, यहाँ से अगर हम pH निकाले तो pH का मान कितना आ जाएगा 1, यानी जो OH आयन है इसकी सांद्रता आ जाएगी 10⁻1। अब देखो, अब आप क्या करें, दोनों को मिला रहे। H+ आयन की सांद्रता कितनी है 10⁻1 है, OH आयन भी 10⁻1 है, अम्ल क्षार दोनों की सांद्रता बराबर है, अंतिम विलयन उदासीन होगा। तो हम बोलेंगे अंतिम विलयन उदासीन होगा। कारण क्योंकि जितना H+ आयन की सांद्रता है उतने OH आयन की सांद्रता है। इसके पहले वाले सवाल में H+ आयन की सांद्रता थी 10⁻1, OH था 10⁻6, तो OH आयन की सांद्रता बहुत कम थी, उसको नगण्य मान लिया, तो अंतिम विलयन एक तरह से अम्लीय हो गया था। इसमें हम H+ आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता बराबर है, दोनों एक दूसरे को पूर्ण उदासीन करेंगे, अंतिम विलयन उदासीन होगा और उदासीन है तो उसका pH आ जाएगा 7। इस क्वेश्चन का आंसर देना है pH बराबर 7। कई बच्चे क्या करते हैं कि जितने H+ आयन थे उतने OH आयन है, दोनों एक दूसरे ने खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म, pH बराबर 0 नहीं, सब कुछ खत्म का मतलब एक दूसरे को पूर्ण उदासीन कर दिया। उदासीन जैसे बोला जाए pH बराबर 7 बोलना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे pH बराबर 7। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये मिक्सिंग वाले केस तो बता दिया। ये मैंने जितने भी मिक्सिंग वाले केस बताए ना, ये सब क्या थे, या तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे थे या स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे थे। एक केस और बना रहा हूं मैं, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 वीक एसिड। 2 ध्रुवल अम्ल को मिला दिया। जैसे 2 ध्रुवल अम्ल की बात करूंगा वैसे आप 2 ध्रुवल क्षार की भी बात कर सकते हो। तो मैं एक ध्रुवल अम्ल का केस समझा देता हूँ, ऐसे कैसे ध्रुवल क्षार भी मिलाए जा सकते हैं। तो मैंने लिया कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 वीक एसिड। 2 वीक एसिड है, एक पहला वीक एसिड मेरे पास HA है और दूसरा जो वीक एसिड है वो मेरे पास HB है। मैंने दोनों को मिलाना है। मैंने मान लिया जो पहला वीक एसिड HA है उसकी सांद्रता है C1M और दूसरा जो वीक एसिड है उसकी सांद्रता है C2M। पहला जो वीक एसिड है उसका आयनन स्थिरांक है Ka1 और दूसरा जो वीक एसिड है उसका आयनन स्थिरांक है Ka2। ठीक है, पहला वीक एसिड HA हो गया, इसका आयनन होगा H+ मिलेगा, A- मिलेगा। दूसरा वीक एसिड है HB, इसका आयनन होगा H+ मिलेगा, B- मिलेगा। पहला वीक एसिड प्रारंभिक सांद्रता C1 0,0, इसकी सांद्रता प्रारंभिक C2 0,0, साम्य पर आयनन होगा। तो क्या लिखेंगे C1 - X, इसको लिखूंगा ये C1 - X होगा। C1 - X, इसको क्या लिखेंगे हम X और इसको लिखेंगे X। देखो इसको आप क्या लिखोगे, C1 - X लिखोगे तो ये X होगा, X होगा। इसको क्या लिखा जाएगा C2 - Y, इसका आयनन की मात्रा Y मान लेते हैं
तो लिखेंगे C2 माइनस वाई और ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वाई। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब दोनों को आपने मिला रखा है तो विलेन के अंदर H प्लस आयन, इससे जो H प्लस आयन आया उसकी सांद्रता क्या होगी X, इससे जो H प्लस आयन आया उसकी सांद्रता क्या होगी Y, यानी विलेन के अंदर H प्लस आयन की सांद्रता तो इसकी वजह से हुई, इसकी वजह से हुई, इसकी वजह से हुआ X, इसकी वजह से हुआ Y, तो विलेन के अंदर H प्लस आयन की सांद्रता होगी X प्लस Y। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ऐसे लिखेंगे, X हमने लिखे रखा है तो देखो H प्लस आयन की सांद्रता क्या लिखूंगा, तो क्या लिख दूंगा मैं X प्लस Y और यहाँ पे भी लिख दूंगा Y, तो है ये X प्लस Y, ये दोनों जोड़ दिए हमने। ठीक है, देखो अब C1 माइनस 6, C1 क्या है, अम्ल की सांद्रता है, दुर्बल है, वियोजन तो नगण्य, वियोजन तो इनके बहुत कम होते हैं, तो इसका मतलब हम C1 की तुलना में X को नगण्य मान सकते हैं। इसी प्रकार से C2 की तुलना में Y को नगण्य माना जा सकता है। चलिए जी, अब इस पहला दुर्बल अम्ल का हमने आयनिक स्थिरांक लिखा, K1 बराबर क्या होगा H प्लस आयन की सांद्रता इंटू A माइनस अपॉन HA। H प्लस की सांद्रता की जगह लिखा मैंने X प्लस Y, A माइनस की सांद्रता की जगह लिखा मैंने X अपॉन HA, इसकी सांद्रता की जगह लिखा मैंने C1। इसी प्रकार से दूसरा जो अम्ल है इसका K2 लिखा, K2 क्या लिखूंगा H प्लस इंटू B माइनस अपॉन HB, H प्लस की जगह लिखा मैंने X प्लस Y इंटू Y अपॉन इसको C2 हमने लिख दिया है। ठीक है, मैं इस C1 को इधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा K1 इंटू C1, इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा K2 इंटू C2। नेक्स्ट पेज पे देखो, K1 इंटू C1 की वैल्यू क्या आ रही है X प्लस वाई इंटू एक्स आ गया, और जो K2 इंटू C2 है उसका वैल्यू आ गया X प्लस वाई इंटू वाई। ये दोनों को ऐसे कर दिया हमने, इसको समीकरण नंबर 1 बोला, उसको समीकरण नंबर 2 बोला। अब मैंने आपसे बोला समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा X प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू K1 C1 प्लस K2 इंटू C2 आ जाएगा। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर इसका रूट बन जाएगा। और x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई तो यही तो है ना, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई तो h प्लस n की सांद्रता है, यानी एक तरफ से देखा जाए तो हमने h प्लस n की सांद्रता निकाल ली, तो h प्लस n नेट h प्लस n की सांद्रता क्या आ जाएगी, रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। ये फॉर्मूला याद कर लो। तो क्या करेंगे, आपको 2 एसिड दे रखे हो या 3 दे रखे हो और उनके K1 C1 गिवन है, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और इसे H प्लस n की सांद्रता निकालना, और H प्लस n की सांद्रता आएगी तो आपकी फिर pH भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है जी, ओके। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस का pH वगैरह निकालना सिखा दिया है। अब मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपसे आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। हेडिंग हमारा है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, इसको लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का मतलब, युग्म का मतलब पेयर, पेयर का मतलब क्या है कि 2 स्पीशीज है, अगर उन दोनों स्पीशीज के अंदर एक H प्लस आयन या एक OH आयन का अंतर है तो उनको बोल दिया जाता है कि ये संयुग्मी अम्ल क्षार है। मतलब या तो एक H प्लस का डिफरेंस हो या फिर एक OH माइनस आयन का डिफरेंस अगर है तो वो जो 2 स्पीशीज है उनको बोल दिया जाता है कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है, हमने लिखा संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में एक H प्लस अथवा एक OH आयन का अंतर होता है। मतलब अगर आपको चेक करना है कि ये संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में है या नहीं है तो देख लेना, उन दोनों स्पीशीज के अंदर एक H प्लस आयन का अंतर हो या एक OH आयन का अंतर हो तो वो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म होगा। हाँ, अगर 2 H प्लस का अंतर है तो वो संयुग्मी अम्ल क्षार नहीं होगा, यानी संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए एक H प्लस या एक OH आयन का अंतर होना चाहिए। जैसे एक मैंने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, एक मैंने ले लिया CH3COO माइनस, तो दोनों में एक H प्लस का अंतर है ना, इसको बोल दिया जाता है CH3COOH। और जो एस्टेट आयन है वो एक दूसरे के, वो दोनों संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म है। एग्जांपल से बताता हूँ। पहला एग्जांपल मैंने ले लिया CH3COOH, ये एक दुर्बल अम्ल की तरह काम करता है। ठीक है, ये H प्लस आयन देगा तो क्या मिलेगा आपको, CH3COO माइनस मिलेगा। तो अगर आप देखें ये एसिटिक एसिड रहा, ये एसिटेट आयन रहा, इन दोनों के अंदर एक H प्लस का अंतर है, इसलिए इन दोनों को बोल दिया जाता है ये संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म है। ठीक है, अब ये CH3COOH तो अम्ल है ना, तो अम्ल जो होता है ना, अम्ल का संयुग्मी क्षार होगा, क्षार का संयुग्मी अम्ल होगा। मतलब CH3COOH है तो ये दुर्बल अम्ल है, तो इसका संयुग्मी कौन हुआ, CH3COO माइनस। ऐसे बोल सकते हैं ये अम्ल है तो ये इसका संयुग्मी है, ये इसका जो एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का संयुग्मी क्षार होता है एसिटेट आयन, इसको बोल दिया जाता है एस्टेट आयन। देखो
अब CH3COOH है तो CH3COOH तो वीक एसिड है, इसके प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बहुत ही कम होगी, ऐसे बोल सकते हैं इसका आयनन नगण्य मात्र होगा। अब एसिटाइन है तो एसिटाइन की टेंडेंसी क्या होगी कि ये तुरंत से क्या बना ले, एसिटिक एसिड बना ले, इसका मतलब इसकी H+ आयन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी लेने की, इसका मतलब वो क्षार तो है पर वो प्रबल क्षार की तरह काम करेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल का जो संयुग्मी होगा, दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होता है और प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, तो जो एस्टेटाइन है ये बनेगा इसका संयुग्मी प्रबल क्षार। देखो मैंने प्रबल लिख दिया, तो ये बात ध्यान रखना, प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होता है और दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैंने ले लिया NH4OH। अब NH4OH क्या है, NH4OH हमारे लिए दुर्बल क्षार है। अगर मैं NH4OH की बात करें तो NH4OH क्या बन गया, दुर्बल क्षार होगा, ठीक है। अब ये OH आयन देगा तो अमोनियम आयन बनेगा, एक OH आयन बनेगा, तो आप देख सकते हैं NH4OH और अमोनियम आयन इन दोनों के अंदर केवल और केवल एक OH आयन का अंतर है और एक OH आयन का अंतर है। इसका मतलब ये बोलेंगे NH4OH और जो NH4 प्लस है ना अमोनियम आयन जो है ये भी संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म है। हाँ, अब इसमें देख सकते हैं कि जो NH4OH है ये तो दुर्बल क्षार हो गया, तो जो अमोनियम आयन होगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा इसके लिए संयुग्मी प्रबल अम्ल, इसको बोल दिया जाता है, ये इसका संयुग्मी प्रबल अम्ल होता है। ठीक है जी। और एग्जाम्पल लेता हूं, हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया HCl बेटा, HCl प्रबल अम्ल होता है ना। अब HCl प्रबल अम्ल है तो इसने क्या किया, H+ आयन दिया, Cl- दिया। अब आप देख सकते हैं Cl- और HCl के अंदर एक H+ आयन का अंतर है, तो हम क्या बोलेंगे, Cl- क्या है, तो Cl- HCl का संयुग्मी है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर ये प्रबल अम्ल है तो इसका जो संयुग्मी जो Cl- होगा ना ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे संयुग्मी दुर्बल क्षार। अगला एग्जाम्पल ले लिया मैंने NaOH एक प्रबल क्षार होता है, इसका संयुग्मी कौन होगा, तो OH आयन दे दिया तो Na+ होगा, ऐसे देख सकते हो ना, NaOH और Na+ के अंदर एक OH आयन का अंतर है, इसका मतलब Na+ NaOH का कॉन्जुगेट है, उसका संयुग्मी है। अब NaOH क्या है हमारे पास में, प्रबल क्षार है, तो जो प्रबल क्षार है उसका संयुग्मी होगा दुर्बल संयुग्मी दुर्बल अम्ल, तो हम बोल देंगे Na+ एक संयुग्मी दुर्बल अम्ल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखने से पता लग रहा है Na+ संयुग्मी दुर्बल अम्ल है और जो Cl- है वो संयुग्मी दुर्बल क्षार होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में समझा दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में रिलेशन, संबंध की बात करें, इनके बीच में क्या संबंध होता है। एग्जाम्पल ले लिया मैंने एसिटिक एसिड, ये लीजिए एसिटिक एसिड जल के अंदर H+ आयन देता है, तो देखो मैंने अभी क्रिया लिखी है, एसिटिक एसिड है ये तो एक अम्ल है, इसकी जब जल से क्रिया होगी तो हमको देगा एक तो एसिटेटाइन देगा और एक हमको HCO+ देगा। यहाँ पर एसिटिक एसिड अम्ल की तरह काम करेगा और जो एसिटेटाइन है वो हमारे लिए संयुग्मी क्षार की तरह काम करेगा। जो अम्ल है, अम्ल का जो आयनन स्थिरांक है वो K होता है और क्षार का आयनन जो स्थिरांक है वो Kb लिखा जाता है। ठीक है, चलो अगर हम इसके लिए Kb लिखे, सॉरी K, पहले हम इसकी बात करें ना कि एसिटिक एसिड जल से क्रिया कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, एक तरह से अम्ल की तरह काम कर रहा है, तो इसका K क्या लिखा जाएगा, तो K लिखेंगे ना उत्पाद अपॉन क्रिया कारक। तो आप देख सकते हो K इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, उत्पाद एस्टेटाइन इंटू HCO+ अपॉन एसिटिक एसिड और H2O। ये लीजिए मैंने इसका K लिख दिया, ये लिखा K इक्वल टू CH3COO- HCO+ अपॉन एसिटिक एसिड और वाटर लिख दिया है। ठीक है, आप जानते हैं जो वाटर है, वाटर का एक्टिव मास H2O की जो सांद्रता वो नियत होती है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो वाटर है उसका एक्टिव मास मैंने 1 मान लिया, तो K इक्वल टू मैंने लिख दिया CH3COOH HCO+ अपॉन एसिटिक एसिड, ये जो वाटर है इसका एक्टिव मास मैंने 1 मान लिया, लिख दिया मैंने। जल का सक्रिय द्रव्यमान इकाई मान लिया, हमने ये इकाई मान लिया, ये तो हमने K लिख दिया। अब जो ये तो हमने एसिटिक एसिड के लिखा, अब जो एसिटेटाइन है, अब एसिटेटाइन तो कॉन्जुगेट बेस है ना, और बेस का क्या काम होगा, तो देखो अब बेस के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये एसिटेटाइन रहा, एसिटेटाइन जल के अंदर क्या काम करेगा, तो एसिटेटाइन जल के अंदर क्या करेगा, H+ आयन लेगा तभी तो क्षार की तरह काम करेगा, तो H+ आयन लिया तो ये देगा CH3COOH प्लस OH- ये दे दिया। अब ये क्षार की तरह काम कर रहा है तो इसके लिए Kb लिखा जाएगा, तो देखो लिखा मैंने Kb इक्वल टू वही उत्पाद अपॉन क्रिया कारक CH3COOH OH- अपॉन एस्टेटाइन इनटू वाटर, ये लिख दिया। फिर वही बात आती है कि वाटर का एक्टिव मास मैंने 1 मान लिया है, Kb इक्वल टू
एसिटिक एसिड OH माइनस अपॉन यहाँ तक आ गया, इसको सेकंड नंबर बोल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब मैं लिखने जा रहा हूँ K इंटू KB, ये लिखा मैंने K इंटू KB। अब देखो दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, ये जो एस्टेटाइन है इससे ये एस्टेटाइन कैंसिल हो जाएगा, इस एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक तो बचेगा H3O प्लस और एक आपके पास बचेगा OH माइनस। तो K इंटू KB इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, H3O प्लस इंटू OH माइनस। और आपको पता है H3O प्लस और OH माइनस का जो गुणनफल है उसको बोलते हैं आयनिक गुणनफल, और जल का आयनिक गुणनफल लिखा जाता है KW। ये KW, इसकी जगह लिखा मैंने KW। तो मेरे पास रिलेशन आ गया, KW बराबर होता है K इंटू KB। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज याद कर लेना। रिलेशन आ गया KW इक्वल टू K इंटू KB, या आप ये भी लिख सकते हैं PKW इक्वल टू PK है प्लस PKB, ये भी लिख सकते हैं PKW इक्वल टू PK प्लस PKB। हाँ, अगर 25 डिग्री पर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर PKW का मान होता है 14, तो आंसर दे सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर PK है प्लस PKB इक्वल टू 14 होता है। ये आप रिलेशन याद कर लेना। ये फॉर्मूला ऐसे नहीं आपने कहीं पे भी लगा दिया, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा। अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझ रहे बात को, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा कब, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो। अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ध्यान रखना, फॉर्मूला भी याद रखें और साथ में ये भी ध्यान रखें लगाना कब है। लगाना कब है, जब कॉन्जुगेट पेयर हो। हाँ, अगर कॉन्जुगेट पेयर का मतलब एक H प्लस और एक OH का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, अगर 2 H प्लस और 2 H का डिफरेंस है तो फिर ये फॉर्मूले वहां काम नहीं करते हैं। तो फॉर्मूला याद कर लिया हमने, PKA प्लस PKB इक्वल टू 14 होता है। क्लियर पॉइंट। चलिए जी, चलिए ये हमने आपको संयुग में अम्ल क्षार के बारे में समझा दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लवण तथा लवण जल अपघटन। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं लवण तथा लवण जल अपघटन। इसको बोल दिया जाता है सोल्ट एंड सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे लवण के बारे में, फिर बात करेंगे लवण जल अपघटन के बारे में। सबसे पहले समझाऊंगा लवण। सोल्ट किसे बोलते हैं, तो सोल्ट तो बचपन से पढ़ते आ रहे यार। अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया होती है, अम्ल क्षार की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। तो ये लिखा हमने, अम्ल क्षार की क्रिया से लवण बनता है। अम्ल की क्रिया क्षार से करवा दी, लवण और जल बनेगा। आप सब समझते होंगे अम्ल क्षार जैसे दोनों को मिलाए जाते हैं तो उष्मा भी उत्सर्जित होती है। ध्यान रखना, ये जो लवण का बनना है या अम्ल क्षार की जो क्रिया है ये हमेशा होती है उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी, ये उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है और उष्माक्षेपी प्रक्रम का मतलब इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है, डेल्टा H नेगेटिव होता है। एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। हमने HCl की क्रिया करवा दी NaOH के साथ में, तो मिलेगा क्या, NaCl प्लस वाटर। ये तो हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार, ये बनेगा लवण और ये बनेगा जल, और एक उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो ये होता है लवण। तो लवण का मतलब अम्ल क्षार की क्रिया से लवण का निर्माण होगा। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं लवण के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्ट, लवण के प्रकार बता रहे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सामान्य लवण, या इसको बोल दिया जाता है नॉर्मल सोल्ट। नॉर्मल सोल्ट, सामान्य लवण। सामान्य लवण किसे बोला जाता है, आपने क्या किया, अम्ल है, अम्ल की क्षार के साथ क्रिया करवाए। तो जब कभी भी अम्ल और क्षार पूर्ण क्रिया करते हैं, पूर्ण क्रिया का क्या मतलब है, पूर्ण क्रिया का मतलब जैसे अम्ल है तो अम्ल जैसे मान लो 3 H प्लस आयन दे सकता है, तो तीनों के तीनों अगर उसने दे दिए तो बोल देंगे ये पूर्ण उदासीन हो गया। हाँ, अगर उसके पास 3 है और 3 में से 2 दिए तो बोलेंगे इसका पूर्ण उदासीकरण नहीं हुआ, इसका अपूर्ण उदासीकरण हुआ। तो सामान्य लवण किसे बोला जाता है, अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीकरण पर। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण उदासीकरण। तो अम्ल और क्षार का जब पूर्ण उदासीकरण होता है तो उससे एक सामान्य लवण का जन्म होता है, सामान्य लवण का निर्माण होता है। तो सामान्य लवण नॉर्मल सोल्ट किसे बोला, अम्ल क्षार की पूर्ण क्रिया से सामान्य लवण बनता है। जैसे HCl NaOH, HCl एक H प्लस आयन देगा, NaOH एक OH आयन देगा। तो दोनों देखो, इसने एक H प्लस आयन दिया, इसने एक OH आयन दिया, क्या बना NaCl। तो NaCl एक सामान्य लवण बन गया। तो लिखा ना हमने NaCl रहा, ये सामान्य लवण होता है। NaCl, KCl, KNO3, Na2SO4, Na2C2O4, Na3PO4, Na2HPO3, NaHPO2 एटसेट्रा, ये सब सामान्य लवण है। तो सामान्य लवण का मतलब अम्ल और क्षार की पूर्ण अभिक्रिया, पूर्ण उदासीकरण पर जो लवण बनेगा उसको बोला जाता है सामान्य लवण। क्लियर पॉइंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा ले लिया मैंने अम्लीय लवण। अम्लीय लवण को बोल दिया जाता है एसिडिक सोल्ट। अम्लीय लवण किससे बोलते हैं, आपने क्या किया, एक अम्ल लिया और ऐसा अम्ल लिया जो एक से ज्यादा प्रोटॉन H प्लस आयन दे सकता है। मतलब एक तरह से आपको लेना है बहुक्षारकीय अम्ल लेना है जो एक से ज्यादा H प्लस आयन दे सकता है। जैसे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ये एक से ज्यादा H प्लस आयन दे सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या कराना है, जैसे मान लो कोई अम्ल है, अब वो अम्ल 2 H प्लस आयन दे सकता है,
अगर वो 2 के 2 दे के लवण बनाएगा तो सामान्य लवण बोल देंगे। उसकी कैपेसिटी तो 2 की है पर उसने 2 में से एक ही दिया, एक नहीं दिया, इसका मतलब वो जो लवण बना वो एक H+N देने में सक्षम है, तो ऐसे लवण को बोल दिया जाता है अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण किससे बोलेंगे? अम्लीय लवण बोलेंगे कि हमारे पास में एक बहुक्षारकीय अम्ल है, उस बहुक्षारकीय अम्ल को हमको क्षार बेस के साथ में आंशिक उदासीकरण करवाना है, तो उसका जो अपूर्ण उदासीकरण होगा उससे एक अम्लीय लवण का निर्माण होगा। एग्जांपल समझाता हूं। जैसे हमने H2CO3 लिया, समझना। अब H2CO3 2 H+N दे देता है। अगर ये दोनों के दोनों H+N दे देगा तो सामान्य लवण बनेगा। 2 दे सकता है पर 2 में से हमने बोला ये एक ही दे रहा है और एक नहीं दे रहा है, इसका मतलब समझना H2CO3 है, 2 दे सकता है, हमने NOH के साथ क्रिया करवाई। इसने क्या किया, एक NOH एक था तो एक NOH ने एक OH दिया, तो इसके एक OH ने इसके एक H+N को उदासीन कर दिया, तो लवण बनेगा NaHCO3 प्लस H2 बनेगा। अब जो NaHCO3 बना ये लवण क्या एक H+N देने में अभी सक्षम है क्या? तो बिल्कुल है। तो NaCO3 एक H+N दे सकता है और जो H+N देगा वो अम्लीय होगा, इसका मतलब ये लवण कहलाता है अम्लीय लवण। ये अम्लीय लवण हो गया। हाँ, अब देखो ये अम्लीय लवण है, NaCO3 अम्लीय लवण बन गया। हाँ, अगर आप इसके बाद में एक NaOH और ले आओ, तो एक NaOH और आपने और लिया तो ये क्या करेगा, Na2CO3 प्लस H2 बना लेगा। अब Na2CO3 ये H+N नहीं दे सकता, इसका मतलब ये बनेगा सामान्य लवण। तो ये अम्लीय लवण है और ये सामान्य लवण है। समझ में आ गई बात? ये मैंने इसको 2 स्टेप में करके लिख दिया। आप चाहो तो एक ही स्टेप में ऐसे भी लिख सकते थे, H2CO3 प्लस 2 NaOH लिखते तो क्या बनता, Na2CO3, तो डायरेक्ट ये सामान्य लवण बना देता। ठीक है, तो सामान्य, तो अम्लीय लवण का मतलब क्या हुआ? अम्लीय लवण का मतलब ये हुआ, अम्लीय लवण का मतलब ये हुआ कि ऐसा लवण जो आगे H+N दे सकता है उसको बोल दिया जाता है अम्लीय लवण। और ऐसे लवण का निर्माण कैसे होगा कि एक अम्ल आपने लिया, वो जो अम्ल है उसके अंदर प्रोटॉन, वो मतलब पोली बेसिक एसिड है, मतलब वो जो अम्ल है ना वो एक से ज्यादा H+N दे सकता है, पर उसने जितने H+N दे सकता है उतने के उतने उसने नहीं त्यागे, उसमें से कुछ कम दिए, इसका मतलब उसका अपूर्ण उदासीकरण हुआ। तो ये बन जाएगा हमारा एक अम्लीय लवण। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, H3PO4। सभी बच्चे जानते हैं H3PO4 जो है वो 3 H+N दे सकता है। अगर ये तीनों के तीनों H+N दे देता है तो सामान्य लवण बनेगा, और वो बनेगा। अब इसकी क्रिया अगर NaOH से कराएंगे, अगर मैं यहाँ पर 3 NaOH ले लेता हूँ तो H3PO4 क्या करेगा, 3 NaOH के साथ मिलकर बनाएगा Na3PO4, तो हम बोलेंगे Na3PO4 तो सामान्य लवण है, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 H+N देने की है। अब इसकी मर्जी कितने भी दे सकता है, मतलब अधिकतम 3 दे सकता है, इसकी इच्छा तो ये एक भी दे सकता है। अगर आप एक NaOH लाओगे तो यार एक ही H+N देगा, क्योंकि जितना OH आएगा ना उतना H+N देगा। अभी अगर ये हम एक NaOH लेके आए तो उसने क्या किया, एक H+N दिया और उसने लवण बना लिया NaH2PO4। इसका मतलब ये जो लवण बना ना NaH2PO4, ये लवण अभी भी 2 H+N दे सकता है। एक तो दे दिया ना यार, अब तो 2 दे सकता है, इसका मतलब ये एक अम्लीय लवण बन गया। और एग्जांपल बताते हैं आपको, H3PO4 है, आप एक NaOH की जगह 2 NaOH ले आते हैं, ये 2 NaOH लाते हैं, तो 2 NaOH का मतलब आपने 2 OH लाया। अगर आप 2 OH लाएंगे तो ये भी 2 H+N दे देगा, तो इसने भी 2 H+ दे दिए, तो इसका लवण क्या बन गया, Na2HPO4 प्लस 2H2। अब आप बताओ कि जो Na2HPO4 बना ये क्या आगे H+N दे सकता है क्या? बिल्कुल, एक और दे सकता है ना, इसका मतलब ये भी एक अम्लीय लवण बन जाएगा। ठीक है, H3PO4 है, आप 3 OH ले आते, 3 NaOH ले आते, तो एक ही बार में क्या बना था, Na3PO4, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया पूर्ण उदासीकरण। तो जो Na3PO4 बना ये बनाएगा हमारे पास में एक सामान्य लवण, ये सामान्य लवण बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अगला एग्जांपल H2SO4 है। अब H2SO4 2 H+N दे सकता है ना, सबको पता है 2 H+N दे सकता है। आप NaOH लेके आए, NaOH का आप एक OH लाए, एक OH लाओगे तो ये भी एक H+N दे देगा और मिलके एक लवण बनाएगा NaHSO4 प्लस वाटर, तो ये बन गया अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्यों? क्योंकि जो लवण बना ये आगे एक H+N और दे सकता है। ठीक है, H2SO4 था, अगर आप एक NaOH की जगह 2 NaOH लाते तो 2 OH आए, 2 H+ को उदासीन कर देते और लवण बनता Na2SO4। इसको बोलते हैं ये अम्लक्षार की पूर्ण उदासीकरण हो गया, तो इसको बोल दिया जाता है सामान्य लवण। तो ध्यान रखें Na2SO4 एक सामान्य लवण है, जबकि NaHSO4 एक अम्लीय लवण होता है। क्लियर पॉइंट? जैसे अम्लीय लवण होता है ना यार, उसी प्रकार से क्षारीय लवण भी होता है। अब आपको अम्लीय लवण समझ में आ गया तो क्षारीय लवण अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्षारीय लवण के लिए क्या करना है, हमको बहु अम्लीय क्षार लेना है और बहु अम्लीय क्षार की
अम्ल के द्वारा आंशिक उदासीनीकरण करवाना है। तो लिखा हमने बहुअम्लीय क्षार के अम्ल द्वारा आंशिक उदासीकरण पर क्षारीय लवण बनता है। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे क्लियर होता है। हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है जी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 OH दे सकता है। अब आप HCl लाए, HCl क्या करेगा, एक H+ देगा। एक H+ एक OH को लेके चला जाएगा। इसका मतलब अब बनेगा क्या, MgOHCl+H2 बनेगा। तो ये लवण तो बन गया, पर ये जो लवण बना ये लवण एक OH और दे सकता है, इसलिए इसको बोल देंगे ये क्षारीय लवण है। हाँ, अगर ऐसा होता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और आप 2 HCl लेके आते हैं तो 2 HCl का मतलब 2 H+, इसके 2 H+, उसके 2 OH को उड़ा के ले जाते हैं, मिलता हमको MgCl2+2 वाटर। तो MgCl2 एक सामान्य लवण बनेगा। तो बोला ना ये पूर्ण उदासीकरण है और ये आंशिक उदासीकरण है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हमने ले लिया मिश्रित लवण। अब आपको समझाएंगे मिश्रित लवण क्या होता है। मिश्रित लवण को बोल दिया जाता है मिक्स्ड सोल्ट। तो मिश्रित लवण किसे बोला जाता है कि एक ऐसा लवण जिसको जल में डालने पर एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन देता है, उसको मिश्रित लवण बोला जाता है। देखा हमने, वह लवण जिसको जल में घोलने पर एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन प्राप्त होते हैं, मिश्रित लवण कहलाता है। मतलब ऐसा लवण जिसको जल में घोलने पर एक से अधिक प्रकार के धनायन देता है या फिर एक से अधिक प्रकार के ऋणायन देता है, उसको हम बोलते हैं मिश्रित लवण। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। मैंने लिया H2SO4, समझना, H2SO4 लिया, H2SO4 की क्रिया करवा दी मैंने NaOH से, तो हमको मिलेगा NaHSO4 प्लस वाटर। तो हम क्या बोलेंगे, NaHSO4 तो एक अम्लीय लवण हो गया। ठीक है जी। अब NaHSO4 है, अब इसके साथ में हम अब NaHSO4 अम्लीय लवण है तो एक H+ और दे सकता है। तो इसकी एक H+ को देने के लिए हमको एक OH की जरूरत होगी, तो हम क्षार लेके आएंगे। हमने क्या किया, दूसरा जो क्षार है वो NaOH नहीं लिया, NaOH की जगह हमने KOH ले लिया। अरे आपको तो OH चाहिए ना, तो OH आपको चाहे NaOH दे या KOH दे, आपको क्या फर्क पड़ता है। आप KOH लाए तो जैसे KOH लाएंगे, इसका एक H+, इसकी एक OH को उदासीन कर देगा और लवण बनेगा NaKSO4 प्लस वाटर। अब देखो NaKSO4, इसमें हुआ क्या, अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो कैसे टूटेगा, Na+K+SO4 -Na+K+। यहाँ पर 2 प्रकार के धनायन बन गए, एक बना Na+ और एक बन गया K+। तो इसको अगर जल में डालोगे तो एक से अधिक प्रकार के धनायन देगा, इसलिए इसको बोल दिया जाता है मिश्रित लवण। हाँ, अगर आप यहाँ KOH की जगह आप फिर से वापस NaOH लाते, तो देखो मैंने लिखा भी क्रिया NaHSO4 था, अगर आप KOH नहीं लाते और इसकी जगह वापस NaOH लाते ना, तो हमको क्या मिलता, NaHSO4 प्लस वाटर। और NaHSO4 को बोल दिया जाता है सामान्य लवण। तो ये बना सामान्य लवण और NaKSO4 बन गया मिश्रित लवण। तो मिश्रित लवण बनाने का तरीका क्या हुआ, समझना। इसको देख के सब होता है, जैसे कोई अम्ल है वो 2 H+ दे सकता है, कोई अम्ल है वो 2 H+ दे सकता है। तो 2 H+ को देने के लिए आपको 2 OH की जरूरत पड़ेगी। तो 2 OH किससे मिलेंगे, क्षार से मिलेंगे। पर आप क्या करो, 2 अलग अलग प्रकार के क्षार लेके आओ तो मिश्रित लवण बनेगा। जिसे हम लाए ना, इसके लिए 2 OH की जरूरत थी, तो एक क्षार तो हम लाए NaOH और एक हम लाए KOH, अलग अलग लेके आए ना। हाँ, अगर दोनों में NaOH लिया था या दोनों में KOH लिया था तो फिर तो सामान्य लवण बन जाता। समझ में आती बात। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं आपको। हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर सकता है, 2 OH देगा ना। अब 2 OH दे रहा है, अब 2 OH के लिए 2 H+ चाहिए। अगर दोनों H+ एक ही अम्ल से मिले तो सामान्य लवण बनेगा, और 2 H+ अगर अलग अलग अम्ल से मिले तो एक मिश्रित लवण का निर्माण होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, एक अम्ल तो मैं HCl लिया है, तो जैसे HCl से क्रिया कराऊंगा एक, तो क्या होगा, एक OH एक H+ से क्रिया करके और वाटर बना लेगा और बनेगा लवण बनेगा CaOHCl। ये बन गया, इसको बोलेंगे ये एक क्षारीय लवण बन गया। तो चलो ये क्षारीय लवण बन गया। अब जो क्षारीय लवण है, अब इसकी क्रिया अगर मैंने वापस से HCl से करवा दी, देखो ये क्षारीय लवण है, उसकी क्रिया वापस अगर HCl से करा दूंगा तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस वाटर बनेगा। CaCl2 को बोल देंगे तो सामान्य लवण है। हाँ, अगर मैं इस HCl की जगह कोई दूसरा अम्ल ले लेता हूं, तो मैंने दूसरा अम्ल ले लिया HOCl, ये लीजिए HOCl दूसरा अम्ल ले लिया, तो होगा क्या, इस HOCl का जो H+ आयन है इसके OH आयन को ले जाएगा और हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CaOCl और ये बन गया Cl, ये बनेगा ना CaOCl, Cl प्लस वाटर बनेगा। इसको लिखा जा सकता है CaOCl2, या इसको ऐसे लिख सकता है CaOCl और Cl। CaOCl2 उसको बोल दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर एक मिश्रित लवण है। ब्लीचिंग पाउडर वाला एग्जांपल
बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ब्लीचिंग जो पाउडर है वो किस प्रकार का लवण है, ऑप्शन बना के आपको दे देगा। तो आपको आप समझ में आ जाना चाहिए कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर एक मिश्रित लवण का उदाहरण है। ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास है एक मिक्स्ड सोल्ट, ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास है एक मिश्रित लवण। ठीक है जी। पांचवें प्रकार का सोल्ट ले रहे हैं जिसको बोलते हैं द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब डबल सोल्ट। डबल सोल्ट, डबल सोल्ट का क्या मतलब है? डबल सोल्ट का मतलब है कि आपके पास में दो सामान्य लवण है, उन दो सामान्य लवण के संयोग से जो लवण बनता है, जो यौगिक बनता है, उसको बोल दिया जाता है डबल सोल्ट। तो उसकी डेफिनेशन है दो सामान्य लवणों के संयोग से जो यौगिक बनता है उसको द्विक लवण बोला जाता है। दो सामान्य लवण मिलके और जो यौगिक बनाएंगे उसको बोल दिया जाता है डबल सोल्ट। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, इसके दो एग्जांपल लिखा, एक तो लिया मैंने फेरस सल्फेट और एक लिखा मैंने अमोनियम सल्फेट। दोनों मिलकर बनाते हैं FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। तो इसके अंदर हुआ क्या, एक तो लवण, एक तो सामान्य लवण मेरे पास FeSO4 था, दूसरा सामान्य लवण मेरे पास अमोनियम सल्फेट था। इन दोनों ने मिलकर एक लवण बना लिया, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट एक डबल सोल्ट होता है। एक और लिखा मैंने, एक लवण था मेरे पास K2SO4 और दूसरा लवण था मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट इन दोनों ने मिलकर बना लिया K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइस .24H2। इसको बोल दिया जाता है पोटास एलम, या इसको बोल दिया जाता है फिटकरी। तो ये दोनों ही एक डबल सोल्ट के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है जी। मैं आपको टाइप्स ऑफ सोल्ट बता रहा था, तो 6 प्रकार के सोल्ट मैंने बता दिए, ये 5 हो गया। छठा था जटिल लवण, इसको बोल दिया जाता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। कॉम्प्लेक्स सोल्ट किससे बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है एक ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक जटिल धनायन हो या जटिल ऋणायन प्रेजेंट हो। वह लवण जिनमें कम से कम एक जटिल आयन उपस्थित हो, मतलब एक ऐसा लवण जिसके अंदर कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन होना चाहिए। वो कॉम्प्लेक्स आयन धनायन भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स आयन ऋणायन भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। हमने एग्जांपल लिया FeSO4 और एक मैंने ले लिया KCN। FeSO4 एक सामान्य लवण है, KCN भी सामान्य लवण है। तो अभिक्रिया हो रही है FeSO4 + 6 KCN, इन दोनों ने मिलकर बना लिया K4FeCN6। इसको बोल दिया जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको बोला जाता है पोटेशियम फेरो साइनाइड। ये हमारे पास है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, अगर ये टूटता है तो ये हमको देता है 4K प्लस FeCN6 पावर -4। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हमारी जो ऋणायन है, ऋणायन हमारी कॉम्प्लेक्स है, यानी ऋणायन हमारी जटिल है। तो ये है कॉम्प्लेक्स अनाइन। इसका मतलब ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है उसके अंदर एक जटिल ऋणायन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट का मतलब ऐसे लवण जिसके अंदर कम से कम एक जटिल आयन होना जरूरी है, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया लवण के प्रकार। अब मेरे को आपको समझाना है लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन नेक्स्ट मैंने लिखा लवण जल अपघटन, इसको बोल दिया जाता है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन किससे बोलते हैं? लवण की जल से जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन में क्या है? लवण की क्रिया जल से होना चाहिए। अगर लवण की क्रिया का मतलब लवण का धनायन या लवण का जो ऋणायन है वो जल से अगर क्रिया कर रहा है तो उसको बोल देंगे लवण जल अपघटन। लवण की जल से क्रिया लवण जल अपघटन कहलाती है। मतलब लवण जल अपघटन में क्या होगा? लवण जो सोल्ट है उसकी क्रिया जल से करवानी है तो हमको एसिड बेस मिलेगा। आपने देखा अभी भी जो लिखा था ना, एसिड बेस को मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है, उसको बोलते हैं उदासीकरण। और उदासीकरण का जो विपरीत है वो क्या है? लवण की क्रिया जल से गिराओ तो एसिड बेस बनेगा। तो हमें से बोल सकते हैं लवण जल अपघटन जो है वो उदासीकरण की विपरीत प्रक्रिया। उदासीकरण जो है वो आपकी उष्माक्षेपी प्रक्रिया, तो लवण जल अपघटन आपकी एक उष्माशोषी प्रक्रिया। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लिया जाता है, आपको याद होना चाहिए। लवण जल अपघटन आपको क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है लवण जल अपघटन एक उष्माशोषी प्रक्रम है। दूसरा ये याद रखना है कि जो लवण जल अपघटन है वो उदासीनीकरण का रिवर्स प्रोसेस होता है या उदासीनीकरण का विपरीत प्रक्रम है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये तो मैंने आपको लवण जल अपघटन बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लवण जल अपघटन कितने प्रकार के होते हैं। लवण जल अपघटन के प्रकार, तो लवण जल अपघटन मेरे पास में 4 प्रकार का है।
नंबर 1 हमारे पास आता है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवणों का जल अपघटन, नंबर 1। दूसरा हम लेंगे प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवणों का जल अपघटन। तीसरा हम लेंगे दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवणों का जल अपघटन। और फोर्थ हम लेंगे दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवणों का जल अपघटन। ये 4 केस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से जो लवण बने हैं उनका जल अपघटन क्या होगा। लवण जल अपघटन के प्रकार इसके अंदर सबसे पहले मैंने ले लिया प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्रकार के लवणों का जल अपघटन। तो पहले तो आपको ये बता देते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण किस प्रकार के होंगे। इसके लवण होंगे जैसे NaCl, चेक करना, आप चेक कर सकते हो ना NaCl कैसे बना, NaOH और HCl से मिलकर बना, स्ट्रॉन्ग से बना। NaCl हो गया, KCl हो गया, BaCl2 हो गया, K2SO4 है, Na2SO4 है इत्यादि। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये हम आपको जो लवण जल अपघटन बता रहे हैं ना, ये लवण जल अपघटन बात करें हम सामान्य लवण का, ना अम्लीय है ना क्षारीय। किस प्रकार के लवण का? सामान्य लवण का। ठीक है, चले जी हम एक एग्जांपल लेके शुरुआत कर देते हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने NaCl की क्रिया आपने H2O से करवा दी। लवण जल अपघटन में क्या होगा? लवण की क्रिया जल से करवा दी, आपको मिलेगा NaOH प्लस HCl मिलेगा। ठीक है, NaCl प्रबल है, जो प्रबल है उनका Na 100% होता है, तो लवण है ना, तो प्रबल है तो Na प्लस Cl माइनस लिखेंगे। H2O दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, मैंने ऐसे रहने दिया। NaOH प्रबल क्षार होता है, Na प्लस OH आयन देगा। HCl प्रबल अम्ल है तो H प्लस OCl माइनस आयन देगा। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि NaOH जो है ना, NaOH ये प्रबल क्षार है। NaOH क्या है? प्रबल क्षार है। और NaOH से जो Na प्लस बना था वो क्या था? उसका संयुग्मी था, और वो कैसा था? प्रबल क्षार का जो संयुग्मी वो तो दुर्बल है ना, इसका मतलब Na प्लस जो है ना वो क्या है? Na प्लस क्या है? तो हम बोलेंगे Na प्लस तो एक संयुग्मी दुर्बल अम्ल की तरह काम करेगा। उसी प्रकार से HCl क्या है? HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसका संयुग्मी क्या हुआ? Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या बनेगा? तो वो बनेगा संयुग्मी दुर्बल क्षार। तो हम ऐसा बोल सकते हैं Na प्लस और जो Cl माइनस है ना, ये तो कॉन्जुगेट वीक है। तो जब वीक है तो ये जल से क्रिया करेंगे नहीं, तुमने बोल दिया Na प्लस और Cl माइनस जल से क्रिया नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कॉन्जुगेट वीक है, समझ लेना। अब ये संयुग्मी दुर्बल है ना, तो जल से क्रिया नहीं करेंगे, तो हम ऐसा बोल देंगे कि Na प्लस और Cl माइनस आयन विलयन में तो पाए जाते हैं, पर वो किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे आयन जो विलयन में तो उपस्थित होते हैं पर किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेते, मतलब एक तरह से वो दर्शक की तरह काम करते हैं, उनको बोल दिया जाता है दर्शक आयन, उनको बोल दिया जाता है स्पेक्टेटर आयन। ऐसे आयनों को अगर समीकरण में से इस अभिक्रिया में से हटा भी दिया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया? Na प्लस और Cl माइनस को अभिक्रिया में से हटा दिया। कारण क्या कहेंगे? कारण बोलेंगे कि Na प्लस और Cl माइनस दर्शक आयन की तरह काम करते हैं। लिख दिया मैंने, Na प्लस Cl माइनस दर्शक आयन होते हैं। तो हमारे पास अभिक्रिया क्या बची? इधर बचा H2 और इधर बचा H प्लस OH माइनस। ये लिख दिया, लिख दिया हमने, H2 से बना H प्लस OH माइनस। अब इस अभिक्रिया को देख के क्या लगता है? आपको लगता है लवण जल से क्रिया कर रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। लवण का ना तो धनायन जल से क्रिया कर रहा है, ना लवण का ऋणायन जल से क्रिया कर रहा है। तो जब लवण जल से क्रिया ही नहीं कर रहा है तो लवण जल अपघटन होगा कैसे? इसलिए बोल दिया जाता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के जो लवण है उनका लवण जल अपघटन होता ही नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवणों का जल अपघटन नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अब हम बोलेंगे कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का जल अपघटन तो नहीं होता है, इसमें केवल क्या बचा? वाटर ही है। तो हम बोल देते हैं कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण है इनका जो जलीय विलयन है वो होता है न्यूट्रल। इस प्रकार के लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब उसका पीएच या पीओएच का मान होता है 7, इसलिए बोलेंगे विलयन का पीएच या इसका जो पीओएच मान है ये 7 होता है। तो हमें एक पॉइंट समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण जल अपघटन नहीं होता है। दूसरी बात हमें ये समझ में आ गई कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का कोई लवण है उसका जो जलीय विलयन होगा वो उदासीन होगा और उसका पीएच मान होता है 7। ये तुमने टाइप नंबर 1 ले लिया। अब हम आपसे टाइप नंबर 2 के बारे में बात करेंगे।